हजारों फोन कॉल, सैकड़ों नंबर और इन फोन कॉल में उलझती हिमाचल पुलिस। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और आप देख रहे हैं संजीव शर्मा शो। संजीव शर्मा शो में आज हम बात करेंगे उस ब्लाइंड मर्डर की जिसे सुलझाने के लिए हिमाचल पुलिस को 10 साल भी कम पड़ गए। ये एक ऐसा कत्ल था जिस कत्ल को सुलझाने के लिए हिमाचल पुलिस के कई तेज तरार आईपीएस ऑफिसर तक लगे हुए थे, लेकिन कत्ल सुलझना तो दूर, कत्ल के पीछे की जो असल वजह है, जो मोटिव ऑफ मर्डर है, पुलिस को आज तक वो भी नहीं पता लग पाया। तारीख थी 29 अगस्त 2011। जगह थी शिमला का चमरो गांव। अचानक बालूगंज पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है, हेलो पुलिस स्टेशन बालूगंज। सामने से एक आवाज आती है। वो इंसान घबराया हुआ था। वो कहता है कि साहब, चमरो गांव में एक महिला का कत्ल हो गया है। पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ उस गांव की तरफ बढ़ती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई थी। जो दरवाजा है वो बंद था, उसे बाहर से बंद किया गया था। पुलिस किसी तरह उस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर की जो तस्वीरें थी वो पुलिस की बेचैनी एक एक पल बढ़ा रही थी। चलिए अब क्राइम सीन की बात करते हैं। पुलिस जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, सामने जो है अनीता का खून से लथपथ, या फिर ये कह लीजिए कि अनीता का खून से सना हुआ शव पुलिस को मिलता है। अनीता का जो गला है वो इस जगह से रेता गया था किसी शार्प वेपन से, यानी तेज धार हथियार से अनीता का गला जो है वो रेता गया था। पुलिस इधर नजर दौड़ाती है तो सामने एक प्लेट के अंदर एक चाकू, जिसे आप खंजर नहीं कह सकते, वो चाकू पड़ा हुआ था। कुछ अमरूद पड़े हुए थे और एक अमरूद जो है वो कटा हुआ था। लग रहा था कि अमरूद जो है चंद घंटे पहले काटा गया होगा और जिससे काटा गया वो चाकू भी वहीं पर मौजूद था। पुलिस सबसे पहले अनीता के फोन को कब्जे में लेती है। अनीता के फोन कॉल डिटेल जो होती है, जिसे पुलिस टेक्निकल भाषा में सीडीआर बोलती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पुलिस उसे खंगालती है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इसे खंगालती है, पुलिस जो है इस कॉल डिटेल में उलझती चली जाती है। पुलिस के हाथ एक नहीं कई हजार फोन कॉल डिटेल लगती है। सैकड़ों लोग पुलिस के रडार पर आ गए। बालूगंज पुलिस स्टेशन में अचानक कई लोगों का मेला सा लग गया। इन लोगों में रेडी फड़ी से लेकर, सब्जी बेचने वालों से लेकर, कपड़े बेचने वालों से लेकर कई छोटे कारोबारी शामिल थे। पुलिस तमाम लोगों को जब थाने में तलब करती है तो सभी लोग थाने पहुंचते हैं। एक एक करके पुलिस जांच करती है, एक एक करके इन लोगों को बाहर हटाया जाता है। हाँ, पुलिस अभी भी अपनी शक की जो पुलिस की निगाहें थी वो तमाम लोगों पर टिकाकर बैठी थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, लेकिन पुलिस की जांच एक खास चेहरे पर आकर टिक जाती है। वो चेहरे का नाम हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन वो चेहरा हिमाचल प्रदेश के ही जिला सोलन के नालागढ़ में, जिसे आप बीबीएन भी कहते हैं, वहां पर एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करता था। वो लड़का शादीशुदा नहीं था, वो लड़का कमा रहा था। वो लड़का अनीता का दोस्त था।
वो लड़का अनीता से बातचीत करता था। अनीता ने उस युवक की तस्वीर अपनी सहेली को दिखाई थी। अनीता ने उस युवक का जिक्र अपनी मौसी से किया था। अनीता की मौसी हिमाचल में नहीं बल्कि हिमाचल का जो पड़ोसी राज्य है पंजाब के ही पटियाला में रहती है। अनीता ने कत्ल से चंद रोज पहले अपनी मौसी से कहा था कि हाँ मौसी, मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं उस युवक से शादी करूंगी। लेकिन अफसोस अनीता दुनिया से ही रुखसत हो गई। एक एंगल ये, दूसरा एक और एंगल था। अनीता एक और युवक से बात करती थी। वो युवक शादीशुदा था। उस युवक का नाम था गणेश, और कहते हैं कि गणेश को ही बिक्की भी कहा जाता है। गणेश के परिवार वाले अनीता से खफा थे। गणेश के परिवार वाले अनीता से नाराज थे और उन्होंने अनीता को फोन पर धमकाया भी था। इस बात की तस्दीक उस बच्चे ने दी जो अनीता का बेटा है, जो अनीता के साथ ही चमरोग गांव में रहता था। उस बच्चे ने मीडिया में एक स्टेटमेंट भी दी थी। अब आपको इससे पहले इस कत्ल की जांच की तरफ ले जाएं, आपको अनीता का जो बैकग्राउंड है, यानी आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। अनीता का असल नाम जो है अनीता वर्मा था, और अनीता जो है शिमला के ही दुर्गापुर की रहने वाली थी, यानी दुर्गापुर में उसकी अनीता की शादी हुई थी। पेशे से अनीता के जो पति है वो ज्वेलर्स थे, और अनीता की कत्ल से कई साल पहले उन्होंने आत्महत्या की थी अपने घर के अंदर, क्योंकि कारोबार में उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ था। पति की मौत के बाद अनीता जो है वो अकेलेपन की शिकार हो गई। अनीता ने फैसला लिया कि वो अपना ससुराल छोड़कर शिमला में रहना शुरू कर देगी। अनीता शिमला में ही एक स्टेशनरी की दुकान पर काम करती थी। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस के रडार पर जितने भी लोग आए, पुलिस सबको अपने जांच के दायरे में लेती है, कई तरह के सवाल करती है, कई सवाल का जवाब भी लेती है। लेकिन एक खास चेहरा था जिस पर पुलिस की नजरें कभी हटती थी, कभी टिकती थी। अब पुलिस अपना पूरा फोकस उस चेहरे पर करती है। लेकिन पुलिस का ये दाव, पुलिस की ये चाल भी आधी और अधूरी रही, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चाल भी पुलिस की उल्टी पड़ गई। दरअसल जिस रोज अनीता का कत्ल हुआ, उस रोज वो युवक जो अनीता के बेहद करीब था, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। पुलिस उस युवक का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, उस युवक का नार्को टेस्ट करवाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जब एक महिला ये कहती है कि हत्या से कुछ समय पहले अनीता का फोन जो है अपनी सहेली को आया था। अनीता घबरा रही थी, अनीता परेशान थी, और अनीता कुछ भी खुलकर नहीं कह पा रही थी अपनी सहेली को, क्योंकि उस वक्त अनीता के घर कोई आया था। जो घर आए थे वो अनीता को धमका रहे थे, और ये जो आवाज़ें हैं वो उस सहेली ने, जो अनीता की सहेली थी, उसने सुनी। एक और बात थी, अनीता ने अपनी मौसी को बताया था कि वो एक युवक से शादी करने वाली है और जल्द वो शादी के बंधन में बंधना चाहती है। वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहती है। लेकिन अब तो अनीता रही नहीं, ज़िंदगी जीती कैसे? पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, पुलिस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है ना, उतनी ही तेज़ी से पुलिस जो है रिवर्स गियर में वापस आती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अंधेरे में तीर चल रहे थे। एक खास चेहरा, जिस चेहरे का नाम गणेश था, उसे बिक्की भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसके परिवार वालों ने
अनीता को फ़ोन पर धमकाया था। इस बात की तस्दीक, इस बात की गवाही अनीता के छोटे बेटे ने, जो अनीता के साथ रहता है, उसने मीडिया को में भी दी थी। अनीता को कहा जाता है कि तुम जो है गणेश, जो शादीशुदा था, तुम उसके घर के बीच में मत घुसो, तुम उसकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, तुम रास्ते से हट जाओ। अनीता जवाब देती है कि मैंने गणेश को कौन सा पकड़ कर रखा है। अब पुलिस कई तरह की जांच करती है, लेकिन पुलिस के तमाम प्रयास, पुलिस की तमाम तरह की कोशिशें उल्टी पुलिस पर ही पड़ जाती है। हत्या को होकर 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस कई सवालों का जवाब आज तक नहीं तलाश पाई। नतीजा क्या हुआ? जिस कत्ल की जांच कई तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर ने की, जिस कत्ल को सुलझाने के लिए तब की तेज तर्रार जो पुलिस इंस्पेक्टर थी शकुंतला शर्मा, जिनका हिमाचल में नाम चलता था, इस कत्ल में वो भी फेल साबित हुई। इस कत्ल को सुलझाने के लिए जितनी कोशिश उन्होंने की, वो कोशिश धरी की धरी रह गई। कई तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर थे जो अपने प्रोविजन पीरियड पर बालूगंज थाने में आए थे। उनके तमाम तरह के प्रयास धाराशायी हुए, ध्वस्त हो गए। कई आईपीएस ऑफिसर का जो करियर है वो बालूगंज थाने से ही शुरू हुआ। उनके लिए भी ये कत्ल चैलेंज था, लेकिन एक कातिल, एक खूनी सब पर भारी पड़ गया, क्योंकि ये वो कत्ल है जिस कत्ल का ना मकसद का पता है, ना किसी के इरादे का पता कि सामने वाले ने कत्ल क्यों किया, वो कहां से आया, कहां गया, कुछ पता नहीं। अब हम सवाल करेंगे, सवाल ये, क्या अनीता को इंसाफ मिल पाएगा? अनीता का कातिल, अनीता का गुनहगार कब तक खुलेआम घूमता रहेगा? कब तक वो चैन की सांस लेता रहेगा और कब तक वो शीशों के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचेगा? फिलहाल इस कत्ल में पुलिस इस कत्ल को बंद कर चुकी है, यानी अनट्रेस रिपोर्ट जिसे कहते हैं, या आप इसे क्लोजर रिपोर्ट भी कह सकते हैं, पुलिस लगा चुकी है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर को बंद कर दिया है और पुलिस मान रही है कि हाँ, कातिल कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करता है, और पुलिस मानती है कि आज नहीं तो कल कातिल सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल संजीव शर्मा शो में मेरे साथ बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, कुछ अनसुलझे सवाल लेकर, कुछ अनसुलझी गुत्थी लेकर।